संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के शब्दों में, हम गहरे सागरों को वाइल्ड वेस्ट नहीं बनने दे सकते। नमस्कार। आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पर गहराई से बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र उच्च सागर संधि यानी यूएन हाई सीज ट्रीटी। ये उन विशाल समुद्री क्षेत्रों के लिए इतनी अहम क्यों है जो किसी एक देश के दायरे से बाहर हैं? हाल ही में यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस में इस पर काफी गहमा-गहमी रही, जैसा कि एएफपी जैसे समाचार स्रोतों ने भी कवर किया। हमारा मकसद है इस संधि की खास बातें समझना, इसकी चुनौतियां और इसके मायने। और हाँ, ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है। पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय कानून, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, और वैसे भी आम जानकारी के लिए भी ये बेहद दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये संधि है क्या चीज? इसे जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने अपनाया था। ये लागू होती है अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों पर, मतलब दुनिया के 60% से ज्यादा महासागर, जो देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, वो तट से 200 समुद्री मील वाला एरिया, उससे परे हैं। हाँ, और इसमें सिर्फ पानी ही नहीं, समुद्र का तल और उसके नीचे की जमीन, जिसे दी एरिया कहते हैं, वो भी शामिल है। अच्छा, और लक्ष्य है इन इलाकों में समुद्री जीवन को बचाना और उनका इस्तेमाल टिकाऊ तरीके से करना, सस्टेनेबल यूज। लागू होने के लिए कितने देशों की जरूरत है? इसे लागू होने के लिए 60 देशों का अनुसमर्थन यानी रैटिफिकेशन जरूरी है। फ्रांस का कहना है कि हालिया सम्मेलन तक करीब 50 देश हामी भर चुके हैं। तो मतलब मंजिल के काफी करीब है? हाँ, करीब तो है। और ये अचानक इतनी अहम क्यों हो गई है, ये भी दिलचस्प है। बात यह है कि ये संधि पहली बार इन साझा समुद्री इलाकों के बचाव और मैनेजमेंट के लिए एक, आप कह सकते हैं, कानूनी ढांचा दे रही है। और ये ठीक ऐसे समय पर आई है जब गहरे समुद्र में खनन, डीप सी माइनिंग और प्लास्टिक प्रदूषण जैसे मुद्दों पर दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है, बहस बढ़ रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने तो गहरे समुद्र में खनन पर रोक लगाने को अंतर्राष्ट्रीय जरूरत तक कह दिया है। क्यों? मतलब इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि इसके जैविक और पर्यावरणीय नतीजे क्या होंगे हमें ठीक से पता नहीं। हो सकता है कार्बन सोखने वाले जरूरी समुद्री हिस्से बर्बाद हो जाएं। बहुत बड़ा रिस्क है ना? सही बात है, अज्ञात में छलांग लगाने जैसा है। अच्छा, तो ये संधि जरूरी क्यों है ये तो समझ आया, पर इसमें असल में है क्या? मतलब क्या प्रावधान है इसके? देखिए, एक बड़ी चीज है समुद्री संरक्षित क्षेत्र, यानी मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, MPAs। अच्छा, ये तो सुना है। हाँ, तो ये संधि अंतर्राष्ट्रीय पानी में भी ऐसे सुरक्षित इलाके बनाने की इजाजत देती है। ये बहुत बड़ी बात है। फैसले कैसे होंगे? मतलब अगर कोई देश न माने तो? ज्यादातर फैसले तो आम सहमति से ही होंगे, लेकिन अगर कोई अड़ंगा लगाता है तो गतिरोध से बचने के लिए 34 बहुमत से भी MPA घोषित किया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण क्लॉज है। लेकिन निगरानी कैसे होगी? ये इलाके तो बहुत दूर हैं। कौन देखेगा कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं? ये एक बड़ा सवाल है। और सच कहूं तो संधि ने ये भविष्य की कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, मतलब कॉप पर छोड़ दिया है। हाँ, सैटेलाइट से निगरानी का सुझाव जरूर आया है, पर असल में कैसे होगा ये देखना होगा। मतलब असल मुश्किल तो अभी बाकी है, प्रवर्तन की। बिल्कुल, प्रवर्तन एक बड़ी चुनौती रहेगी। और एक और बड़ा मुद्दा है समुद्री खजाने का। मेरा मतलब है मरीन जेनेटिक रिसोर्सेस, MGRs। हाँ, MGRs, ये समुद्री जीव जिनसे दवाइयाँ या दूसरी कीमती चीजें बन सकती हैं। संधि देशों को इन्हें इकट्ठा करने की इजाजत तो देती है, पर इनसे होने वाला मुनाफा, उसका क्या होगा? हाँ, वहीं पेच है। इनसे होने वाला लाभ, खासकर पैसा, कैसे बटेगा? ये अमीर और गरीब देशों के बीच हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। संधि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जानकारी साझा करने का रास्ता तो बताती है, पर असल बंटवारे का फॉर्मूला वो फ्यूचर की बैठकों, कॉप पर टाल दिया गया है। अच्छा, तो ये मुद्दा भी सुलझानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शायद सबसे बड़ी खींचतान की वजह बन सकता है आगे चलकर। और संधि में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स, EIAs की भी बात है। जी हाँ, पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन। सदस्य देशों को अपनी उन गतिविधियों जैसे माइनिंग, जहाज चलाना, मछली पकड़ना, यहाँ तक कि जियो इंजीनियरिंग के असर का आंकलन करना होगा। उन गतिविधियों का जो अंतर्राष्ट्रीय पानी को प्रभावित कर सकती हैं। सही कहा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिरी मंजूरी देने की जिम्मेदारी देशों की ही होगी, कॉप की नहीं। अच्छा, कुछ NGOs तो चाहते थे कि कॉप मंजूरी दे। हाँ, चाहते थे, पर संधि में ऐसा नहीं है। ये जिम्मेदारी राष्ट्रों पर ही डाली गई है। तो ये तो हुई संधि की बातें। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो चुनौतियां क्या दिख रही हैं? मतलब क्या अड़चनें आ सकती हैं? चुनौतियां तो हैं और साफ है। पहली वही रैटिफिकेशन,
60 देशों की मंजूरी चाहिए। अमेरिका का क्या रुख है? अमेरिका ने साइन तो किया है, पर वहां के मौजूदा राजनीतिक माहौल में आप जानते हैं, रैटिफिकेशन पक्का नहीं है। सेनेट से पास होना होगा। वो मुश्किल हो सकता है। और दूसरी चुनौती? दूसरी है अधिकार क्षेत्र का टकराव। संधि सीओपी को फैसले लेने वाली बॉडी बनाती है, पर उसे इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ISA जैसी पुरानी संस्थाओं के साथ तालमेल बिठाना होगा। और ISA में गहरे समुद्र में खनन के नियमों पर पहले से ही काफी विवाद चल रहा है। और अमेरिका तो ISA का मेंबर भी नहीं है ना? बिल्कुल। तो ये मामला और उलझता है। और तीसरी चुनौती? तीसरी वही जो हमने पहले बात की, नियम लागू करने की अस्पष्टता, खासकर MPS के लिए। निगरानी और प्रवर्तन कैसे होगा, ये साफ नहीं है। तो कुल मिलाकर ये उच्च सागर संधि अंतर्राष्ट्रीय पानी के मैनेजमेंट के लिए एक ऐतिहासिक कदम तो है। समुद्री संरक्षित इलाके बनाने की कोशिश, संसाधनों के बंटवारे का सवाल, पर्यावरण पर असर का आकलन, ये सब इसमें शामिल हैं। हाँ, बिल्कुल ऐतिहासिक है। लेकिन ये संधि कई बड़े सवाल भी खड़े करती है। ढांचा तो मजबूत लगता है, पर असली कामयाबी देशों के आपसी सहयोग, उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति और इसे लागू करने के तरीके पर टिकी है। सही कहा। सोचने वाली बात यही है कि क्या ये संधि वाकई गहरे समुद्र को उस वाइल्ड वेस्ट बनने से रोक पाएगी जिसकी चेतावनी महासचिव गुटेरस ने दी थी, या ये सिर्फ कागज पर ही रह जाएगी? ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर दुनिया भर की नजरें रहेंगी। तो इस चर्चा पर आपके क्या विचार हैं? अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल या टिप्पणी नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।